नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमने अपना न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने अपने पहले बुक को देखा था, या पहला बुक हमारा चल रहा था अंतरा भाग 2। इसका हम काव्य खंड देख रहे थे और आज हम इस काव्य खंड का आखिरी चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है कवित्त। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है, इसका ये पार्ट 1 है, जिसमें हम पहले कवित्त के ऊपर चर्चा करेंगे। अब ये पहला कवित्त क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और बाकी कवि है वो, उनका नाम है घनानंद जी। इन्होंने जो है इस कविता को लिखा है। इनका फोटो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। इनका जन्म जो है 1500 कुछ ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसमें इसका जो ये आसान भाषा है, मैं आपको बताऊंगा, एकदम आसान भाषा में स्पष्ट करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इजी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पे आओगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्लेलिस्ट का। तो इसमें आप जो है ना हर चीज़ को, हर वीडियो को देख सकते हो। क्लास 12th का ज्योग्राफी का न्यू कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, हिस्ट्री का न्यू कोर्स क्लास 12th, पॉलिटिकल साइंस का न्यू कोर्स क्लास 12th, फिजिकल एजुकेशन का न्यू कोर्स क्लास 12th, और बाकी सिलेबस ये सभी आप यहाँ पे देख सकते हो। हर चीज़ कैटेगरी में है, आप यहाँ पे पढ़ोगे तब आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगा। मतलब आप देख सकते हो, नाम देख सकते हो, जिससे आपको पता चल सके कि हमारा जो वीडियो किस कैटेगरी के ऊपर है। ठीक है, और आप हमारे वीडियो को देख रहे होगे तो आपको एकदम साइड में, राइट साइड में एक बटन दिखेगा सब्सक्राइब का। तो आप इस पर क्लिक करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये आपका जो है पहला काम है और इम्पोर्टेंट है। अब वीडियो को लाइक करना ये आपका दूसरा काम है, और कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये आपको तीसरा काम है। पहला आपका काम क्या है, सब्सक्राइब और बेल आइकन। दूसरा क्या है, लाइक। और तीसरा आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम आप जरूर करें। अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा, आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको बटन दिखेगा पॉज का, इस पर क्लिक करके आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है वो टेलीग्राम ऐप पर है। वहाँ आप सर्च करोगे a.k NCERT स्टडी पॉइंट, ऊपर ग्रुप आएगा, आप इस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपको कोई भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। यूजर नेम आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पे आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब हम समझते हैं। देखो, हमारा बुक है जिसका नाम है अंतरा भाग 2, कक्षा 12 के लिए हिंदी ऐच्छिक का पाठ्य पुस्तक। तो ये जो हमारा पुस्तक है, इसमें 2 भाग हैं। पहला तो है काव्य खंड यानी कविताएं, दूसरा है गद्य खंड यानी कहानियाँ। ठीक है, तो देखो, जो काव्य खंड है इसमें हमने इस सभी चैप्टर को कर लिया है, ये भी कर लिया है। आज हम कवित्त, जो हमारा घनानंद जी द्वारा रचित एक आखिरी कविता है, उसको हम समझने वाले हैं। और ये भी हमारा पार्ट 1 है, इसमें हमारा चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा। इसमें ये हमारा पार्ट 1 है, एक पार्ट और आएगा सेकंड, उसमें हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अपना शुरू करेंगे गद्य खंड। ये सभी चैप्टर को हम बारी बारी करेंगे, बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, फिर हम अपना अंतराल पे चलेंगे, उसमें आपके 3 चैप्टर है। ठीक है, देखो, पहले हम समरी समझते हैं कि ये जो चैप्टर है कवित्त, ये है क्या। देखो, कवित्त ना एक प्रकार का छंद होता है। ठीक है, हिंदी साहित्य में आप छंद को पढ़ोगे तो बहुत सारे छंद के नाम आएंगे, तो वहाँ पे कवित्त भी एक आएगा, कवित्त छंद। ठीक है, तो आप कह सकते हो कवित्त एक प्रकार का छंद होता है। तो घनानंद जी द्वारा रचित 2 कवित्त हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में डाला गया है, एक तरह से भाग 2 में। 2 कवित्त का मतलब क्या है आप समझो। एक कवित्त जो है ना, उसमें ये अपनी प्रेमिका को बुलाते हैं। ठीक है, उनसे एक तरह से कहूँ तो एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरे पंक्ति में कहते हैं कि तुम मुझसे आनाकानी मत करो। ठीक है, सुजान से ये कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने में आनाकानी मत करो, कब तक करोगे, ये सब ये कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 पंक्ति है। तो पहला हमारा जो कवित्त है, इसको हम पार्ट 1 में देखेंगे। अगला जो हमारा कवित्त है, इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। इसलिए मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, थंबनेल में लिखा हुआ था पहले कवित्त पर चर्चा। समझ गए? तो यहाँ आप इतना समझ चुके हो। अब हम बात करते हैं। देखो, पहले कवित्त में घनानंद जी द्वारा
एक तरह से लिखा गया है, वो अपनी प्रेमिका सुजान से मिलने के लिए व्याकुल है और कवि चाहते हैं कि प्रेमिका एक बार उनको दर्शन दे। ठीक है। दूसरे में ये कहते हैं कि जो इनकी प्रेमिका है जिनका नाम है सुजान, वो जो घनानंद जी है उनसे मिलने में आनाकानी मतलब ना करते। ठीक है। जो सुजान है वो मिलने में इससे आनाकानी ना करें। तो ये दूसरे पंक्ति में बताया गया है। तो पहले हम पहले पंक्ति को देखेंगे। जो हमारा पहला पंक्ति है वो इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सप्रसंग व्याख्या भी आ सकता है, और बाकी ये बोर्ड एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो, आपका ये पहला काव्यांश है या पहला कवित कह सकते हो आप। तो ये क्या है? बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, हरे अरबनी भरे है उठी जान को। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शब्दार्थ किस प्रकार से आएगा वो आप थोड़ा सा समझो। शब्दार्थ जो है ना उसका मतलब ये होता है कि जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। ठीक है। अब यहाँ पे एक तरह से आ जाएगा, इसमें हमारा कोई वैसे शब्दार्थ नहीं है। ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का यहाँ पे कटिंग है, इसमें आप देख सकते हो इसमें इतने ही शब्दार्थ आपके पंक्तियों का यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें से एक भी शब्दार्थ आपका इसमें मैच नहीं होता। ठीक है। तो देखो, हम पहले समझते हैं इन दो लाइनों का। हम दो लाइनों का समझेंगे। पहला हमारा लाइन ये हो जाएगा, दूसरा लाइन हमारा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, ताकि आपको व्याख्या करने में आसानी हो। जो पहला हमारा लाइन है, बहुत दिनान को अवधि आसपास परे, खरे अरबनी भरे है उठी जान को। ठीक है। यानी कवि कहते हैं कि इनकी जो प्रेमिका है सुजान, उनके वापस आने का इंतजार में जो है कवि को मतलब एक तरह से पूरा भरोसा है कि वो वापस आएगी। ठीक है। उनका सुजान से मिलना बहुत ही एक तरह से आवश्यक है। ठीक है। परंतु वो जो है अभी तक नहीं आई। बहुत समय बीत गया है लेकिन अभी तक नहीं आई, और कवि कहते हैं कि मेरे प्राण भी अभी निकलने वाले हैं। ठीक है। इन दो लाइनों का मतलब सीधा सा ये होता है, आप इसको समझ सकते हो। ठीक है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। अब देखो, हमारा दूसरा लाइन है, आप लाइनों को समझो। पहला लाइन हमारा ये है, दूसरा लाइन हमारा ये है, तीसरा लाइन हमारा ये है, चौथा लाइन हमारा ये। ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या है? कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, गही गही रागती है उधय गही गाही रागती ही दय दय सम्मान को। ठीक है। तो ये हमारा जो है दूसरा हो जाता है जो मैंने आपको बताया। देखो, कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही द्वय द्वय सम्मान को। ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखो, कवि कहते हैं कि मेरे दयनीय दशा का जो संदेश है ना वो मेरे प्रेमिका सुजान तक पहुंचा दो कोई, और उन संदेशों को अपने पास सम्मान पूर्वक, मतलब जो इनका संदेश है ना कवि का, ये संदेश सुजान तक पहुंच तो जाता है। सुजान उन संदेश को पढ़ के अपने पास रख लेती है, लेकिन कोई भी जवाब, कोई भी रिस्पॉन्स जो है ना वो नहीं देती है। लेकिन वो उनका कोई भी उत्तर नहीं देती, वापस कब आएगी कुछ नहीं बताती। ठीक है। सिंपल सा इसका अर्थ क्या हो गया कि कवि कहते हैं कि मेरा हालत बहुत ही दयनीय है, ये हालत जो मेरा दशा है वो सुजान तक पहुंचा दो। लेकिन सुजान तक पहुंचा दिया जाता है, लेकिन सुजान उसका जो जवाब है वो नहीं देती है। ठीक है। ठीक है। दूसरा हमारा ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे का। तीसरा है झूठी पतियानी की पतियानी से उदास हुए के, अब न घिरत घन आनंद निदान को। ठीक है। तो ये जो है हमारा तीसरा है। अब तीसरा में क्या कहते हैं, तो वो पंक्ति वही है, कहने का तरीका भी वही है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है। झूठी बतियानी की पतियानी तय उदास हुए के, अब न घिरत घन आनंद निदान को। ठीक है। इसमें जो है ना कवि कहते हैं कि सुजान ने कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी। ठीक है। लेकिन वो नहीं आई। ठीक है। तो उनकी झूठी बातों पर विश्वास करके अब घनानंद जी जो है वो बहुत ही दुखी हैं। ठीक है। और घनानंद जी कहते हैं कि अब तो मेरे दुखी हृदय को खुश करने वाला बादल भी नहीं चिरता।
इनका फोटो आप देख सकते हो, इनका सुजान का फोटो कुछ इस प्रकार से है। तो ये सभी संदेशों को अपने पास रख लेती है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं देती, ठीक है, और आनाकानी करती है, झूठ बोलती है, तो ये कुछ हो जाता है। अब ये तो हमारा हुआ 3 पंक्ति, पंक्ति बाज आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल इजी समझ में आए, ज़्यादा कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने चौथे का। तो देखो, अधर लगे है आनी करी के प्यान प्राण, चाहत चलन है संदेशो ले सुजान को, ठीक है। तो इसका जो अर्थ है वो किस प्रकार से है, 3 तो आप समझ चुके होंगे। चौथा क्या है, अधर लगे है आनी करी के प्यान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को, ठीक है। तो देखो, कवि कहते हैं कि अपने इस प्रेम की बीमारी का कोई भी इलाज इनको दिखाई नहीं देता, इसलिए अब वो कवि कहते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे जो प्राण है वो भी निकलने वाले हैं। तो कवि चाहते हैं कि कोई इस संदेश को उनकी प्रेमिका सुजान तक सही सलामत तक, एक तरह से सही सलामत पहुंचा दिया जाए, ठीक है, यही ये चाहते हैं। तो ये जो है एक तरह से मतलब हो जाता है। और यहाँ पे सरदार साहब के में नहीं है कि भी, है ना। अब यहाँ पे अभी देख सकते हो, कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे तो आपके लिए कोई इसमें शब्दार्थ नहीं है, सिर्फ यही है, आप इसमें शब्दार्थ का कोई मतलब मेरे को लगता नहीं कि होगा, ठीक है। तो इसमें शब्दार्थ आपका नहीं है। तो अब हम बात करते हैं विशेष। इस पंक्ति में आप विशेष में क्या लिखोगे। देखो, इसमें कवि घनानंद जी कहते हैं अपनी प्रेमिका सुजान से दूर होने का अपना मार्मिक वर्णन करते हैं। जो घनानंद जी हैं और जो सुजान है, इन दोनों के बीच जो दूरी है, इनमें जो इनका हालत है, उनका दुख जो है, उनका यहाँ मार्मिक वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें वृज भाषा का सुंदर प्रयोग देखने को मिला है। इसमें इन पंक्ति में जो है ना, अनुप्रास अलंकार है और श्लेष अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, और श्लेष अलंकार कहाँ होता है, जहाँ शब्द तो एक हो लेकिन अर्थ बहुत सारे हो, वहां पे होता है श्लेष अलंकार। यह एक छंद युक्त कविता है। इन पंक्ति में जो है ना लयात्मकता है, इसको आप एक लय में गा सकते हो, और संगीतात्मकता भी है, आप इसको गाने की तरह धुन में भी गा सकते हो, ठीक है। और इसमें करुण रस है, ठीक है। तो ये कुछ विशेष हो जाता है। इसमें 2-3 पॉइंट आप लिख दोगे अपने बोर्ड एग्जाम में तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक अलंकार का मतलब आपको समझाता हूँ। अलंकार का मतलब होता है श्रृंगार यानी आभूषण। जिस प्रकार महिला जो है आभूषण पहनती है, उसी प्रकार काव्य खंड को एक नया रूप देने के लिए, एक चमकाहट देने के लिए हम एक तरह से अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार लगाने से जो कविता है उसमें सुंदरता आती है, ठीक है। आभूषण, मान लो एक स्त्री है, वो आभूषण पहनती है तो थोड़ा सा मतलब चमकाहट आता है। उसी प्रकार काव्य खंड को सुंदरता प्रदान करने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अलंकार भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे श्लेष अलंकार हो गया, रूपक हो गया, उपमा हो गया, अनुप्रास हो गया, ठीक है, यमक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, पुनरुक्ति हो गया, बहुत सारे अलंकार हैं। तो इनके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हमारा यहाँ पे चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको इंस्टाग्राम का भी बता दिया है, उसको भी आपको समझना है और ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।